दिस इज समर 1941 या 43, हाउएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल ग्रेविटेशन का। 2 point masses are isolated in space and are separated by a distance x. State an expression relating the gravitational force F between the two masses to the magnitudes m and m of the masses. State the name of any other symbols used. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर बोले ना चीजें उसी से डिफाइन करो। तो उसने बोला है m, कैपिटल M छोटा m, डिस्टेंस x है, r नहीं है इस केस में, f बोला है, तो हम एफ जी नहीं लिखेंगे, मुझे स्ट्रिक्टली f लिखना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा g कांस्टेंट है, m अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई वॉन्ट बी राइटिंग आर स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात ये, इन्होंने जी नहीं बताया हुआ था, तो जी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। जी जो है वो क्या लिखेंगे हम, इधर से देख लो क्या लिखा हुआ है ये, जी क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो बस कंफर्म कर लिया, इसको असली में भी क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, 1 मार्क के लिए, इसमें से कोई भी चीज गलत करोगे 1 मार्क गया। A spacecraft is to be put in a circular orbit about a spherical planet, ठीक है जी। The planet may be considered to be isolated in space. The mass of the planet is assumed to be concentrated at its center is 7.5 into the power 23. The radius of the planet is this much. The spacecraft is to orbit the planet at a height of this much above the Earth, above the surface of the planet. At this altitude, there is no atmosphere. Show that the speed of the aircraft in its orbit is 3.7 into 10 to the power 3 meter per second. कैसे दिखाएं इसको, कैसे करें, हाउ डू वी शो इट स्पीड, ये होगी, कैसे दिखाएंगे पहला वाला पार्ट। कशिश ने दिया था कल आंसर, पहले भी कशिश ने आज भी आंसर बिल्कुल सही दिया पहले। एफ सी इक्वल्स टू एफ जी, वेरी गुड, एफ सी इक्वल्स टू एफ जी। तो एफ सी क्या है, एफ सी इज स्पीड दिखानी है, तो हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर से खोल लेते हैं इसको, और इसको खोल लेते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर से, ठीक है जी। सीपीएफ, व्हाट सीपीएफ, अच्छा m और m इधर से कैंसिल, r और ये स्क्वायर कैंसिल, तो v क्या हो गया, v हो गया कि आप जो है वो जी एम अपॉन आर का अंडर रूट ले लो, ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी, ठीक है जी। सेंट्रीपिटल 6.67 इंटू 10 to the power -11। मास क्या था इस प्लेनेट का, वो था 7.5 इंटू 10 to the power 23, ठीक है जी। अक्सर और बेशतर ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि जब एग्जामिनर बोलता है रेडियस, तो हम गलती से रेडियस ही डाल के आ जाते हैं यहाँ पे, तो रेडियस नहीं डालना हमने, हमने डिस्टेंस डालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो रेडियस प्लस दिस हाइट, ठीक है, दैट्स द डिस्टेंस। सो 3.4 इंटू 10 to the power 6 प्लस क्या है 2.4 इंटू 10 to the power 5, ठीक है जी, एंड देन वी होल अंडर रूट इट। आर वी गेटिंग 3.7 इंटू 10 to the power 3, 3.7 इंटू 10 to the power 3 meters per second IM। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, वन पॉसिबल पाथ ऑफ द स्पेसक्राफ्ट एज इट अप्रोचेस द प्लैनेट इज शोन इन फिगर 1.1। तो एक पॉसिबल पाथ ये है कि बी से उड़ती हुई ये ए पे आए, ठीक है जी, और ये सर्कुलर मोशन तो नहीं है, कुछ और अजीब सा मोशन हो रहा है ये, ठीक है जी। द स्पेसक्राफ्ट एंटर्स द ऑर्बिट एट पॉइंट ए विद स्पीड दिस मच, ठीक है जी। At point B, a distance of this much, the center of the planet, the spacecraft has a speed of this much. The mass of the spacecraft is 650 kg. अच्छा, कुछ बातें इन्होंने ऐसी लिखी हुई है, एक सेकंड रुको। द स्पेसक्राफ्ट एंटर्स द ऑर्बिट एट पॉइंट ए विद स्पीड दिस मच, तो ए पे जो हमारी स्पीड है वो हमें क्या दी हुई है, वो दी हुई है 3.7 इंटू 10 to the power 3, ठीक है जी। पता नहीं कौन गधे हैं जो इतनी दूर से लाके स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में ला रहे, सीधा जरूर से उड़ाई नहीं, खैर बहरहाल व्हाटएवर। अच्छा, और इधर जब बी पे थे हमारी स्पीड थी 4.1 इंटू 10 to the power 3, ठीक है। सो द स्पीड वाज 4.1 इंटू 10 to the power 3, ठीक हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर द स्पेसक्राफ्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, शो दैट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज दिस मच। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ही वर्किंग है, कौन सी, डेल्टा जीपीई विल इक्वल्स टू डेल्टा फाई इंटू एम। कैसे निकालेंगे, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल करना पड़ेगा और मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाई फाइनल कैसे निकलता है, फाई फाइनल माइनस जी एम अपॉन आर फाइनल, माइनस ये माइनस फॉर्मूला का पार्ट, नेक्स्ट वाला भी माइनस जी एम अपॉन आर इनिशियल,
and then into the mass, ठीक है। एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, लेट्स पुल आउट जी एम एम आउट। तो जी एम एम बाहर निकाल लेते हैं, ये -1/r फाइनल, ये +1/r इनिशियल। तो प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, +1/r इनिशियल -1/r फाइनल, ठीक है जी। ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट प्लगिंग इन। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास क्या था, 7.5 इंटू 23, इसका मास क्या था, 650 केजी लिखा था, 650 केजी था। और जगह नहीं बची मेरे पास, एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख लूं। इधर ले आते हैं इसको, और इसको हटाते हैं। ये आ गया जी एम एम, और अब 1/r इनिशियल -1/r फाइनल। आर इनिशियल क्या था, 5 × 10⁻7 था। 1/5 इंटू 10⁻7 -1/3.64 × 6, 1/3.64 इंटू 10⁻6, ठीक है जी। तो मैंने हमेशा से आप लोगों को यही लंबी वर्किंग सिखाई है। बहरहाल देयर इज आल्सो वन अप्रोच जो आई बिलीव बहुत सारे बच्चे अभी तक करते हैं, एंड उन्होंने याद किया हुआ है, जितना मैंने देखी है कुछ सॉल्यूशंस, तो उन्होंने याद किया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है G-GMM/r, ये उन्होंने याद किया हुआ है, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको डेल्टा जीपीई ढूंढना होगा तो आप लेंगे फिर -GMM/r फाइनल माइनस देन -GMM/r इनिशियल, ठीक है। ये सिर्फ एक का है। अब अगर दोनों का डिफरेंस लेना है तो दोनों दफा कैलकुलेट करके डालनी पड़ेगी। जब आएगा डिफरेंस तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, GMM बाहर खींच लोगे, 1/r इनिशियल -1/r फाइनल। इधर से भी करना चाहो तो बात वही बनती है, नो प्रॉब्लम्स, नो इनकंसिस्टेंसीज ओवर हियर। अच्छा, ये आंसर 8.3 आ रहा है, 8.3 × 9, डिड एनीवन चेक? दिस इज 8.3 × 9, वेरी गुड। वजीहा वजीहा जो है वो माशाल्लाह से सब कुछ कैलकुलेट करके चेक कर रही हैं। ओके, अब आ जाओ इधर। By considering the changes in gravitational potential energy and in kinetic energy of the spacecraft, determine whether the total energy of the spacecraft increases or decreases moving from point B to A. A numerical answer is not required. ठीक है जी। सो आई एम गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, क्योंकि मैंने सब कुछ इधर डायग्राम में मार्क किया हुआ है, ठीक है जी। मैंने वेलोसिटीज भी मार्क करी हुई है, मैंने डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द प्लेनेट भी मार्क किए हैं। द क्वेश्चन टू यू इज कि टोटल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, या बी टू ए सेम रह रही है। व्हाट्स द थिंग दैट्स हैपनिंग टू द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द प्लैनेट, राइट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अहमद कह रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज डिक्रीजिंग, एक तो ये हो गया। कशिश कह रही है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है बिकॉज शी कैन सी 4.1 से 3.7 हो गई। सो बोथ ऑफ द थिंग्स हैव डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी क्यों क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू टोटल एनर्जी, that must also decrease. Very good. So the total energy decreases. The total energy decreases as the kinetic energy decreases. Decreases, उसका रीजन लिख देते हैं, सेमीकोलन डाल के, स्पीड डिक्रीजेस and the gravitational potential energy also decreases as distance from planet's center decreases। ठीक हो गया। बट आई बिलीव हम अगर सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते डिक्रीज कर रही है, खैर वो भी सही था, बट हम खैर वी डू एवरीथिंग। अच्छा, अब आ जाओ इधर।
A fixed mass of an ideal gas has volume this much at a pressure of this much and a temperature of this much. The volume of the gas is reduced at constant pressure to 140 centimeter cube as shown in figure 2.1. The final temperature of the gas is T. Determine the amount of gas in moles. Which formula? PV equals to nRT. So PV equals to nRT, not nKT this time because n will give us the number of particles. वो नहीं चाहिए हमें. अच्छा, प्रेशर क्या है? 3 into 10⁵ पास्कल्स. कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहरहाल पहले ही कन्वर्जन हो चुकी है 10⁵ लगा से. वॉल्यूम 210 सेंटीमीटर क्यूब है. सो 210 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं? 10⁻⁻2 लगा के. अब क्योंकि ये वॉल्यूम है, क्यूब है, तो कन्वर्जन को क्यूब करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा. आर जो है देख लो डेटा बुकलेट में 8.31 लिखा हुआ है. टी जो है वो 270 केल्विन है. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ही हम डालेंगे 0.028. परफेक्ट, 0.028. थैंक यू. अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर. द फाइनल टेम्परेचर टी ऑफ द गैस. हाउ डू आई वर्क आउट द फाइनल टेम्परेचर टी? हाँ, वॉल्यूम सॉरी प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यू कैन यूज प्रेशर इज कांस्टेंट ना, यू कैन यूज बॉयल लॉ. बॉयल लॉ था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, नहीं चार्ल्ड लॉ, पता नहीं, खैर जो भी लॉ था, किसी ना किसी लॉ में जो था प्रेशर कांस्टेंट था. तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो यू कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड देन दिस बिकेम V1 अपॉन T1 विल इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. एक तरीका तो ये हो गया. सो लेट्स जस्ट यूज दिस तरीका. सबसे पहले 210 एक जगह था. अब क्योंकि ये रेशियोज हैं तो इसमें यूनिट के बारे में कंसर्न होने की आपको जरूरत नहीं है. 210 अपॉन 270 विल इक्वल्स टू, दूसरा वाला क्या है वो 140 है, 140, और ये नीचे T2 हमें ढूंढना है, दैट इज T. सो लेट्स वर्क आउट व्हाट्स दिस T. आर वी गेटिंग T इक्वल्स टू 180 और 180 आ रहा है, ठीक है जी. एक तरीका तो ये है, ठीक है जी. लेकिन अगर किसी को ये बेकार लॉ याद नहीं रहते, जो मुझे भी नहीं याद रहते अक्सर बेशतर, मतलब याद रहते हैं लेकिन लाइक आई डोंट लाइक टू यूज देम, सो यू कैन आल्सो यूज अगेन PV इक्वल्स टू nRT. आप P दोबारा से डालते 3 into 10⁵, वॉल्यूम आप नया वाला डालते यानी 140 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर क्यूब था तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे. एन आपने ऊपर निकाल लिया था 0.028, दोबारा से आर डालते, दोबारा से करते तो टी आ जाता, ठीक है जी. आर भी डाल लेते हैं 8.31 और टेम्परेचर टी, तो टेम्परेचर टी आपके पास इधर आ जाएगा खुद ब खुद 180 केल्विन यहाँ पे, ठीक है जी. फिर बोल रहे हैं द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस. हाउ डू आई वर्क आउट द एक्सटर्नल वर्क डन? Work done equals to pressure into change in volume. Perfect. Work done equals to pressure into change in volume. क्योंकि pressure constant था, this formula will work. 3 into 10⁵ constant. So 3 into 10 to the power 5. वॉल्यूम में चेंज क्या था? 210 सेंटीमीटर क्यूब से हम 140 सेंटीमीटर क्यूब में गए हैं. लेट्स ऑल्सो कन्वर्ट दैट. सो 10⁻⁻2 होल क्यूब, ठीक है जी. सो व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग? 21. Perfect. Acha. Now, the question, do I write this as a positive 21 or do I write this as a negative 21? Okay. So, क्या देखते हैं हम इसमें? हम इसमें देखते हैं कि गैस कॉन्ट्रैक्ट करी कि एक्सपैंड करी है. Has the gas contracted or expanded? इधर देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, एक्सपैंड हुई है? कॉन्ट्रैक्टेड. 210 से 140 हो गई है, तो गैस पे हमने काम किया है, इसको पिचका दिया. We did the work. तो सिस्टम के हक में पॉजिटिव जाएगा. वी डिड सर हु, वो तो वर्क डन, वर्क बाय द गैस एंड ऑन द गैस था. जी जी हमाद. तो देखो, एक है वर्क डन बाय द गैस, एक है वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है जी. ऑन कब होगा? ऑन ये होगा कि कोई जब गैस को पिचका दे, ठीक है, मैं गैस को पकड़ूं, यूं हाथ में पकड़ूं और पिचका दूं, तो ये काम मैंने किया, ठीक है जी. अब अगर गैस में इतनी ताकत आ जाए, वो मेरे दोनों हाथों को सेपरेट कर दे, वो एक्सपैंड कर जाए, तो ये किसने काम किया? ये वर्क डन किया गैस ने. दिस वाज वर्क डन बाय द गैस. जब एक्सपेंशन हुई, जब कंप्रेशन हुई, तो काम मैंने किया, ठीक है जी. जब काम मैं करूंगा, गैस पे काम करूंगा, तो वो गैस के हक में पॉजिटिव होगा. लेकिन जब गैस खुद काम करके बाहर देगी, मुझे देगी, मेरा हाथ दूर करेगी, तो फिर वो नेगेटिव कहलाएगा. तो वर्क डन ऑन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय इज नेगेटिव. Since this was contraction, you decreased your volume, तो this must be work done on the gas, ठीक है जी. किसी ने कुछ ना कुछ काम किया है, इसको कंप्रेस कर दिया है, so this shall be positive 21. आई होप जो है वो ये
क्लियर हो गया हो। दूसरी बात ये, किसी को अगर याद नहीं था पॉजिटिव नेगेटिव लिख के आना होता है, तो आई होप अब याद आ गया हो कि इसमें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव लिख के आना है लाजमी। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर। फॉर दिस चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस, द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 53 जूल्स। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड लिखी हुई, ये नहीं बोली भी थर्मल एनर्जी हमने गैस को दी या थर्मल एनर्जी हमने गैस से ली। ठीक है जी। डिटरमिन द डेल्टा यू इन द चेंज इन एनर्जी। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन चलो ये थर्मल एनर्जी का किस्सा देखते हैं। अच्छा, ये जो थी, ये जो टेम्परेचर था वो 180 था। ठीक है जी, ये 180 था। डू यू थिंक हीट वॉज सप्लाइड टू द गैस और हीट वॉज टेकन अवे फ्रॉम द गैस? डोंट यू थिंक हीट वॉज टेकन अवे? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द गैस गिरा है ना, 270 से 180 आ गया। एंड दूसरी बात ये, गैस कंप्रेस कब होती है? जब हम उसको ठंडा करते हैं, राइट? तो सब सही तरह मैचअप कर रहा है। जब हमने हमने गैस को ठंडा किया, बेसिकली समझो एयर कंडीशनर है आपका, एयर कंडीशनर ने गैस को ठंडा किया, वो कंप्रेस हो गई, तो ये आपके पास ये हुई। ठीक है, सो दिस मस्ट बी हीट, हमने उससे गैस से ले ली है, उसकी वजह से ये मोस्ट प्रॉब्ली कंप्रेस करी है। ठीक है, सो और कंप्रेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये 210 से 140 गई है। सो हीट मस्ट बी टेकन। ठीक है, तो क्यू जो है वो -53 है, डब्ल्यू जो है वो आप लोगों ने और हमने सबने डिसाइड किया +21 था। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जो था वो -53, डब्ल्यू जो था वो +21। व्हाट इज द फाइनल आंसर? -32। ठीक है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाले सवाल है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है सोचना, माइनस है कि प्लस है कि माइनस है, हर चीज में सोचना पड़ेगा। क्यू के लिए भी, डब्ल्यू के लिए भी, डेल्टा यू के लिए भी। ठीक है जी, हमेशा सोचना पड़ेगा। 3 मार्क्स। हाँ जी, 3 मार्क्स सिर्फ प्लस माइनस करने के। तो सोच लो उन्होंने कितने वेटेज रखी हुई, बच्चों को प्लस माइनस समझ आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये, सर हाउ क्यू इज -53? बिकॉज देखो कशिश 270 से 180 गए, 270 से 180 गए हमारी गैस जो है। मैं समझा देता हूँ। अच्छा, चलो दोबारा से समझाते हैं। कशिश के लिए पहले समझा रहा हूँ, आजन तुम भी समझ लो। क्यों उन्होंने बोला हुआ था, क्यों उन्होंने बोला था 53 जूल हमने ट्रांसफर करे, किसको ट्रांसफर किए, खुद लिए, गैस को दिए, पता नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, अब हमें ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, निकालने को गए तो जब सवाल को देखा, तो सवाल को ये देखा था तो 210 सेंटीमीटर क्यूब से 140 सेंटीमीटर क्यूब गई है गैस, यानी कंप्रेशन हुई है, वॉल्यूम कम हुआ है। प्रेशर वही रहा है, प्रेशर की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा। टेम्परेचर गिरा है गैस का। ठीक है, तो दो चीजें हुई है, एक तो गैस कंप्रेस करी है और टेम्परेचर भी गैस का गिरा है। अच्छा, पहली सूरत तो ये, टेम्परेचर क्यों गिरा, किस खुशी में गिरा? खुद ही तो नहीं गिरता ना टेम्परेचर। तो गिरता तो तब है जब हम उसमें से हीट एनर्जी निकाल निकाल के बाहर सिस्टम से निकालते जाए, राइट? तो इस केस में हमने हीट एनर्जी इसको दी नहीं, सिस्टम को हमने खींच के बाहर निकाली। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं 53 जूल ट्रांसफर दे, ये ट्रांसफर हमने गैस में से निकाल के अपने पास रखी, तो उसमें से ये उसके हक में माइनस में जाएगा। ठीक है अजय, ठीक है कशिश? वर्क डन होगा तो माइनस, वर्क डन होगा तो पॉजिटिव ना, क्योंकि 210 से 140 गए हम। हमने क्या करी है, हमने कंप्रेशन करी है, वी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब गैस कंप्रेस कब होती है, जब यूं पिचकाएंगे उसको। ठीक है, तो गैस के हक में क्या होगा, दिस विल बी वर्क डन ऑन, मैंने किया काम। ठीक है, मैंने पिचकाया, मैंने काम किया, सिस्टम को काम दिया। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव। अच्छा जी, आ जाओ अब इधर, इससे आगे। A hollow tube, very similar to last वाला सवाल, simple harmonic motion का। A hollow tube sealed at one end has cross-section area of 24 centimeter square. The tube contains sand so that the total mass m of the tube and sand is 0.23 kg. ठीक है जी। The tube floats upright in a liquid of density rho as illustrated in figure 3.1. The depth of the bottom of the tube below the liquid surface is h. The tube is displaced vertically and then released. The variation with time t of the depth h is shown in figure 3.2. तो ये इस तरह से ऑसिलेट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। डिटरमिन द एम्पलीट्यूड इन मीटर्स ऑफ द ऑसिलेशंस। तो एम्पलीट्यूड क्या नजर आ रहा है सबको? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सो दिस इज द मीन लाइन। मीन लाइन 4 सेंटीमीटर में मीन लाइन बन रही है, 2 सेंटीमीटर हमारी इसके ऊपर वेव जाती है, तो 2 सेंटीमीटर हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। हमें क्या देना, हमें मीटर में देना है। 2 सेंटीमीटर जो है वो होते हैं 0.02 मीटर्स, 0.02। लेकिन इधर हम मार्क्स खो देंगे, जो 1 मार्क कटना था पेपर में राउंडिंग ऑफ का, वो कट जाएगा इधर। ये है 4.4, 4.8 और इस तरह से यू कैन रीड ऑफ दिस टू सिग्निफिकेंट। तो आंसर भी इधर हमें टू सिग्निफिकेंट देना पड़ेगा, 0.020। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ट्यूब इन द लिक्विड।
फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, क्या जा रहा है, फ्रीक्वेंसी किस फॉर्मूला से निकालेंगे, 1 upon टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वाज 1 upon टाइम पीरियड, इजी पीजी 4 1 ये क्या था, अच्छा टाइम पीरियड क्या आ रहा है, टाइम पीरियड वी कैन सी इज 0.6, एक वेव पूरी रिपीट होने में 0.6 लगा, सो 1/0.6, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, 1.7 हर्ट्ज, हाउ डू वी नो इट्स 2SF, ओके ओके एक मिनट बता रहा हूँ, 1.667 1.7 हर्ट्ज, अच्छा माँ हम 2SF इस तरह से है, ये क्या है, दिस इज 4 देन 4.4 होगा, 4.8 5.2 सॉरी नॉट 4.2 सॉरी 4.22 कर गए, 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 5.8 5.6 5.2 ये सारे टू सिग्निफिकेंट है, यू कैन रीड दिस एक्सिस ऑफ टू, टू सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर दिया है इधर, जब (10⁻²) किया तो इसको भी हमें टू सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा, ठीक, ओके जी, ये आ गया 1.7 हर्ट्ज, 1.7 हर्ट्ज के आगे चलते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब व्हेन h इज अ मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a नॉट इक्वल्स टू -ω² x नॉट, ठीक है, a नॉट निकालना है जब मैक्सिमम है, ω² कैसे आएगा, 2πf, वेरी गुड, सो -2π फ्रीक्वेंसी 1.7 स्क्वायर एंड देन इनटू x नॉट, वेरी गुड, x नॉट क्या होता है, x नॉट होता है एम्पलीट्यूड, तो 0.020 उठा लेते हैं, 0.020, व्हाट इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग, 2.2, थैंक यू, -0.2136, 2.2 आ रही है, 2.2 आ रही है, ठीक हो गया, थैंक यू, अच्छा द फ्रीक्वेंसी f, अच्छा 2.2 आ तो रही है लेकिन -2.2 नहीं आ रही होगी, ये क्या हुआ है इधर, एक सेकंड कशिश का चेक करते हैं, कशिश ये मुझसे मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से सब कंफ्यूज हो गए, इट्स स्क्वायर ओवर ये, ठीक है सॉरी 2πf, ठीक है जी, तो ये स्क्वायर हो गया, मेरे पास आंसर आ रहा है 2.28, ठीक है जी, पूरे W पे लगाना है, यस वो मिस्टेक हो जाती है, एज आई सेड दैट्स माय नंबर 1 मिस्टेक, तो आई एम गेटिंग 2.3 तकरीबन इधर, लेट्स टेक दैट एज 2.3, अच्छा जी आगे आ जाते हैं, you can also take this exact value अगर आपको लेनी है वो भी कर सकते हो, the frequency f of oscillation of the tube is given by the expression f equals to 1/2π root of a rho g upon m, ठीक है, where g is the acceleration of free fall, calculate the density rho of the liquid in which the tube is floating, ठीक है, so let's try to work out कि हमारी डेंसिटी क्या है ऑफ द फ्लूइड इन विच द ट्यूब इज फ्लोटिंग, आसानी से हो जाएगा आई बिलीव, अच्छा आसानी से खैर कुछ नहीं होने वाला, फ्रीक्वेंसी बोली है, फ्रीक्वेंसी उठा लेते हैं भाई ऊपर से, 1.667 arrow for this part, let's take 1.667, that is 1/2π root of a rho g upon m, a क्या था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वंस अगेन कन्वर्जन 24 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर को स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि हम उसको मीटर स्क्वायर कर लें, रॉ निकालना है, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, इसको पहले जो है ना रॉ को बाहर कर लेते हैं वरना मसला हो जाएगा हमारी, लेट्स स्क्वायर दिस साइड एंड लेट्स स्क्वायर दैट साइड, अच्छा स्क्वायर करते हैं तो 1/4π² आता है ये, इंटू a रॉ g अपॉन m, एंड रॉ को अलग कर लेते हैं, रॉ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4π² f² अपॉन सॉरी इंटू m अपॉन a g, ठीक है जी, तो 4π² f², 1.7 मास, मास क्या था भाई, मास बताया था उन्होंने 0.23 kg, 4π² f² इंटू m अपॉन ए क्या था, ए था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 24 इंटू 10⁻², और इस 10⁻² पे हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जी क्या है दैट्स 9.81, लेट्स वर्क दिस वैल्यू आउट, ये क्या आ रही है, दिस इज 1114, ठीक है जी, कितना राउंड ऑफ कर लें हम इसको, वी वर यूजिंग टू सिग्निफिकेंट, तो टू सिग्निफिकेंट 1100, दैट शुड बी गुड इनफ फॉर आवर टू सिग्निफिकेंट आंसर, ठीक है 1100, आज चलो लेट्स कंटिन्यू, the oscillations illustrated in figure 3.2 are undamped, in practice the liquid does cause slight damping,
Draw a line to show light damping of the oscillations from t equals to 0 to t equals to 1.4. तो लाइट डैम्पिंग दिखा देते हैं, probably the easiest marks you will gain. तो लाइट डैम्पिंग, लेट्स शो इट लाइक दिस. अच्छा, ध्यान क्या रखना है, जहां पे वो जीरो हो रही है वहां पे ये लाइट डैम्पिंग वाली भी जीरो होगी. और फिर आपने कॉन्जेक्यूटिवली क्या करना है, आपने एम्पलीट्यूड छोटे छोटे करते हुए दिखाते रहना. तो ये हमारे एम्पलीट्यूड्स कंजेक्यूटिवली छोटे होते जा रहे हैं, जो मुझसे कतई तौर पे नहीं दिखाए जा रहे. तो ये छोटे होते जा रहे हैं, ये और छोटा हो गया मजीद. अस्तगफिरुल्लाह, ये और छोटा हो गया मजीद, ये और छोटा हो गया मजीद, और फिर ये इधर काम हो गया. तो दिस इज लाइट डैम्पिंग. ठीक है जी. विद विद ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज सेम, सब कुछ सेम, बस कॉन्जेक्यूटिवली एम्पलीट्यूड्स कम करके दिखाने. 3 मार्क्स आपको मिल गए, मुबारक. ठीक है जी. अच्छा, अब इधर आ जाओ. यस, ये क्या था, दिस इज नॉट इन कोर्स, मुबारक हो. ठीक है जी. उसके बाद ये भी कोर्स में नहीं है, इसके भी बारे में मुबारक हो. इसके बाद आ जाओ इस पे, ये है कोर्स में. ये अच्छा सवाल आया. पहला सवाल आया ग्राफ्स का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था, मैं ढूंढना चाह रहा था दिन से, बिला वजह वो स्पार्क वाले आए जा रहे हैं. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट वाज दैट, किसको याद है? ये हम जरा देखिए बच्चों, कितनी डेफिनेशन याद है. पहली डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूँ 3 दिनों में. force per unit charge. So it is the force experienced, ठीक है जी, per unit positive charge. Very good बचिया. per unit पॉजिटिव चार्ज. ठीक है जी. हमेशा एक चीज की रिलेटिव बताया गया है सारी फील्ड्स की डेफिनेशन. तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड की डेफिनेशन में है. इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय अ चार्ज placed in an electric field. Okay जी. 2 point charges A and B are situated at a distance of 15 centimeter apart in a vacuum as listed in figure 5.1. 15 सेंटीमीटर ए बी दूर है, P कोई पॉइंट है बीच में. P इज अ वेरिएबल पॉइंट जो डिस्टेंस x है फ्रॉम A से. ठीक है, P कोई वेरिएबल पॉइंट है, डिस्टेंस x हो सकता है A से. The variation with distance x of the electric field strength E at point P is shown in figure 5.2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कुछ ऐसी है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है बिटवीन द टू चार्जेस. सबसे पहला सवाल आपसे, by reference to the direction of the electric field, state and explain whether the charges A and B have the same or opposite signs. So looking at the graph, are they same or are they different? यस. तो जिन जिन बच्चों ने सेम बोला, ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत ज्यादा मुबारक हो. इवेंचुअली हमें यह चीज आ गई, अल्लाह का शुक्र है. तो यस, दीज आर सेम चार्जेस, सेम साइन. अच्छा, अब देखो, आंसर लिखते थे दो, मैंने आपको आंसर लिखने का तरीका बताया था. एक तरीका तो ये था कि आप ये नल पॉइंट देखोगे. दैट वाज द वन थिंग दैट आई टोल्ड यू टू सी इन द ग्राफ. इस वाले ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में नल पॉइंट देख लो, नल पॉइंट है तो ठीक है. पोटेंशियल वाले ग्राफ मैंने बोलता इनिशियल पोटेंशियल्स देख लो, वो याद होगा. ठीक है. अच्छा, नल पॉइंट आ रहा है. अब प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने इस दफा रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपकी एक्सप्लेनेशन. उन्होंने बोला है बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को एज अ रीजन रखते हुए आपने प्रूव करना है. ठीक है, ये तो प्रूव हो गया, हमारा सेम साइन है. अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं. अच्छा, इफ दे आर लाइक, और लाइक नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से पॉजिटिव है, तो ये अपने आप से दूर फेंक रहा है, ये भी अपने आप से दूर फेंक रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, इसकी राइटवर्ड्स, इसकी लेफ्टवर्ड्स. ठीक है जी. तो ये हम लिखेंगे एज द रीजन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिंग फ्लिप्स. ठीक है जी. सो सेम साइन एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस. बस है, इतना लिख देना काफी है. अच्छा, state why although charge A is a point charge, the electric field strength between x equal to 3 centimeter and x equals to 7 centimeter does not obey an inverse square law. So नहीं आया समझ. अच्छा हेरा, मुझे बताओ, नल पॉइंट जो आता था, नल पॉइंट कहाँ आता था? नल पॉइंट आता था पॉजिटिव. पॉजिटिव ये धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, नल पॉइंट इसमें ही आ सकता है. नल पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे जीरो.
नेगेटिव चार्ज अपने पास खींच रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अपने पास खींच रहा है, नल पॉइंट इसमें आ रहा था। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं आई है, ठीक है, थोड़ा सा बेर विद कर लें सब लोग। पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें कोई नल पॉइंट नहीं है क्योंकि एक जगह से गया दूसरी जगह लगना है। पॉजिटिव अपने आप से दूर फेंकता है, नेगेटिव अपने अंदर लेता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये एक सीधी कनेक्टेड लाइन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें कन्वेंशन बना के चीजें देखी जाती है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। इसमें पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी गेन और ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है एनर्जी लॉस। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन। याद होगा ए इसमें वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्सेस वाले सवाल, मोमेंटम वाले सवाल, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या था, डायरेक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है तुम्हें सारी, और यहाँ पे अगर तुम्हें सारी नेगेटिव दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन फ्लिप हुआ है। ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्लिप्ड। वो कब होता है, वो तभी होता है जब लाइक केसेस होते हैं, वरना वो फ्लिप नहीं करता, वरना वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक। अच्छा जी, इधर आ जाओ। अच्छा, व्हाई डज इट नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये था कि y इज इन लाइक दिस, ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बना, रेसिप्रोकल स्क्वायर वाला ग्राफ क्यों नहीं बना, ये क्या बन रहा है, व्हाई इज दिस नॉट इन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऑल्दो a इज अ पॉइंट चार्ज, व्हाई इज दिस नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका आंसर कैसे लिखोगे, है बड़ा ऑब्वियस, सबको समझ में भी आ रहा होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों नहीं है। इसका ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई हमने तो पढ़ा था बुक्स, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए। तो उसका मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 अपॉन आर स्क्वायर आनी चाहिए थी। ये क्या बना है ग्राफ, ये यूं क्यों नहीं बना, ये क्या बना है ये इस तरह से, व्हाट इज दिस, क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसको आंसर नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं आ रहे। बिकॉज टू चार्ज इन्वॉल्वड इन दिस ग्राफ ऑब्वियसली, ठीक है नहीं, बिकॉज बी का जो चार्ज है वो ए के चार्ज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बी इज इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है नहीं, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस आंसर्स, लेकिन इसमें बच्चे घबरा देंगे, हम लिखेंगे क्या, ठीक है नहीं। तो लेट्स जस्ट से दो तरीके हैं इसके लिखने के, एक तो ये है कि पॉइंट ए इज नो लॉन्गर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है नहीं, एक तो तरीका ये लिख दो पॉइंट ए अब पॉइंट चार्ज ना, क्यों, बिकॉज बी है इधर, बी और ए मिले हुए, तो अब पॉइंट ए इज नॉट जस्ट अ पॉइंट चार्ज, एक प्रॉब्लम ये आ गई। एक तरीके से ये लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, अब इस केस में के क्यू ओवर आर स्क्वायर से तो हम दे ही नहीं रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रहे हैं के क्यू ओवर आर स्क्वायर ये ए के लिए, प्लस के क्यू ओवर आर स्क्वायर ये बी के लिए, हम दोनों की ऐड कर रहे हैं एट एवरी पॉइंट, अलजेब्रिक सम ले रहे हैं। तो अब ये भी लिख सकते हो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो एक की नहीं है, वो दोनों की मिला के है, ठीक है। तीसरी बात क्या लिख सकते हैं, तीसरी बात ये लिख सकते हैं कि अभी बात बोली थी मैंने, पॉइंट चार्ज नहीं है, दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली बी क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है चार्ज ए की इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये भी लिख सकते हो। इन एनी वेज यू वांट टू राइट, ठीक है जी, मैं जो हूं वो तीनों बातें लिख रहा हूं ताकि रिवाइज करते हुए आ जाए। तो बी इज इन्फ्लुएंसिंग the field of A, the resultant electric field is the sum of both individual fields या field strengths। और नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, A is no longer a point charge, A can no longer be considered a point charge, A can no longer be considered एज ए पॉइंट चार्ज। और उसका रीजन जो है, मतलब ये तीसरा वाला और जो पहला वाला है ना, वो तकरीबन बराबर ही एक बात है, क्योंकि बी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो अब एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूज फिगर 5.2 टू डिटरमिन द रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी। ओके जी, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है चार्ज ए का अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी। कैसे निकालेंगे, याद है कुछ ऐसे सवाल हमने करा वो, किस पॉइंट पे ये निकालू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड चार्ज बी, नल, परफेक्ट आजेन। आजेन बोल रहे हैं नल पॉइंट को इस्तेमाल करें, वो क्यों नल पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे यू नो फॉर अ फैक्ट दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होंगी, राइट। इधर तुम कहो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए की यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की यहाँ पे ये सेम है, मैं नहीं मानने वाला, हाउ आर यू श्योर, आई कांट एग्री विद यू।
आप यहाँ पे बोलो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे बी के साथ सेम है, मैं फिर भी नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा पागलपनी की बातें करो। मैं कहाँ मानूंगा, मैं मानूंगा यहाँ पे नल पॉइंट पे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप बोलोगे नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बी, तो आई विल हैप्पीली एग्री एंड ऑब्लाइज। वो क्यों? बिकॉज मुझे इधर दिख रहा है, अगर ए और बी सब्ट्रैक्ट हो रहे, सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो गए तो नजर आ रहा है, ठीक है। सो जब भी आ जाए इस वाले ग्राफ में मैग्नीट्यूड चार्ज ए अपॉन मैग्नीट्यूड चार्ज बी, तो कहां पे लोगे? यू विल टेक एट दी नल पॉइंट, ठीक है जी। हमें क्या पता है? हमें पता है कि एट नल पॉइंट के क्यू ओवर आर स्क्वायर ए, ए के लिए, ठीक है जी, ए के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ए के लिए, या बल्कि छोड़ो, लेट्स से के क्यू ए ओवर आर ए स्क्वायर, इस तरह से लिख लेते हैं, के तो वैसे ही बराबर होता है, विल इक्वल्स टू के क्यू बी अपॉन आर बी स्क्वायर, ठीक है जी। के और के उड़ा दो, और क्यू ए अपॉन क्यू बी क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर। निकाल लेते हैं। आर ए क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ए है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ बी क्या है? 15 सेंटीमीटर था दोनों के बीच में, तो 5 सेंटीमीटर है बी से, 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, 4 ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, आ जाओ। आज जब वो 6:59 हो तो गए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 मिनट में जाने लगी। लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन। स्टेट टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कोई दो फंक्शंस जो आपको याद हो कैपेसिटर्स के। स्टोर चार्ज, ठीक है जी, एक अब अहमद बोल रहे हैं स्टोर चार्ज, और कोई चीज? अहमद, डू दे एक्चुअली स्टोर चार्ज? स्टोर एनर्जी, वेरी गुड कशिश। दे डोंट स्टोर चार्ज, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, ठीक है। तो ये नहीं लिखना, वो स्लाइड देख लो कैपेसिटेंस की पहली वाली स्लाइड, उस पर प्रूव्ड है स्टोर एनर्जी करते हैं, स्टोर चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा वाला स्मूथिंग, स्मूथिंग बोल रहे हैं लोग बहुत सारे, स्मूथिंग। और किसी ने कुछ बोला, ब्लॉक डीसी बोल रही हैं, ब्लॉक डीसी बोल रही हैं वजीहा, तो ब्लॉक डीसी बिल्कुल सही। और कुछ याद आ रहा है? और कोई चीज हमने पढ़ी है? मैंने और कुछ लिखवाया था? हाँ, मैंने लिखवाया था ऑसिलेटिंग सर्किट्स, ठीक है, तो ये सब भी है ऑसिलेटिंग सर्किट्स। ऑसिलेटिंग सर्किट्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई घड़ी है, तो उसका टक टक ऑन ऑफ करवाना, वो कैपेसिटेंस से आप कर सकते हो कि आपको कितने टाइम में उसको ऑन ऑफ करवाना है। खैर बहरहाल उसको छोड़ो, भाड़ में डालो, ठीक है। थ्री अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 एंड C3। Three uncharged capacitors of capacitances C1, C2, and C3 are connected in series with a battery of electromotive force E and a switch as shown. ठीक है जी। When the switch is closed, the generator charge plus Q on plate P, degree of the capacitor of capacitance 1, show that the combined capacitance C of the three capacitors given by the expression 1 upon C equals to 1 upon C1 हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है जी। प्रूफ क्या था? प्रूफ ये था कि we know, what do we know? We know that the current in a series circuit is, वही रहता है, ठीक है जी। तो अगर करंट जो है वो वही रहता है, करंट इज, सॉरी, अच्छा, करंट वही रहता है, ये तो आपको पता है। अच्छा, नाउ द टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज होगा, ठीक है जी। सो टोटल चार्ज, सॉरी मैं फिर गलत जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर दोबारा से। अच्छा, इन सीरीज द करंट is same through each capacitor, is the same through each capacitor। अच्छा, उसके बाद v को ऐड करेंगे, शो नहीं होगा, नहीं नहीं, इस सीरीज में ना, सीरीज है ना, तो वोल्टेज को ऐड करके हम क्या करेंगे? वोल्टेज को थोड़ी ऐड करना, वी विल जस्ट डू इट लाइक दिस, ठीक है जी। नहीं, वोल्टेज वाली ऐड, इसमें वोल्टेज वाली डेरिवेशन थोड़ी है। हाँ, वोल्टेज वाली भी है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप है ना, पहले हम चार्ज तो प्रूफ कर दें, चार्ज सब पे एक ही है, ठीक है। तो मैं उसका चाह रहा था, मैं पहले वो चार्ज प्रूफ कर दूं, तो खैर वोल्टेज में हमें जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेट्स सी, बहरहाल जो भी। अच्छा, इन सीरीज द करंट इज सेम थ्रू ईच कैपेसिटर। सो चार्ज कैसे देते हैं हम? ये भी लिख लो, आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी था। अच्छा, नाउ आपको पता है आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई, सबके ही करंट बराबर है, तो चाहे मैं टोटल चार्ज अपॉन टाइम बोलूं, या फिर मैं ये बोलूं,
ठीक है जी, ये Q1 अपॉन टी बोलूं या मैं Q2 अपॉन टी बोलूं या मैं Q3 अपॉन टी बोलूं, टी का तो सबका सेम होगा, एक ही टाइम लिमिट अगर हम देख रहे हैं तो टी तो वैसे भी सेम है। मजे की बात ये है कि ये तो सब कैंसिल हो जाना है, राइट। मैंने करंट के फॉर्मूला को एक्सपेंड किया है, Q अपॉन टी लिखा है, तो इस तरीके से मुझे क्या दिख गया, मुझे दिख गया टोटल चार्ज जो है वो एक कैपेसिटर भी चार्ज होगा, वो दूसरे कैपेसिटर भी चार्ज होगा, वो तीसरे कैपेसिटर भी चार्ज होगा, सब पे चार्ज वही होगा। ठीक है जी। अब लास्ट क्या कर लेते हैं, लास्ट हम ये कर लेते हैं कि हमें पता है, क्या पता है कि कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो फाइनली इधर से चार्ज को सब्जेक्ट बना लेते हैं कि चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। ठीक है जी। या बल्कि रुको, ये तो हम निकाल ये तो हमने निकाली ना, इसको छोड़ो। अच्छा, I am a bit rusty. एक सेकेंड, let's say if this is V1, let's say if this is V1 and this is V2 and this is V3। ठीक है जी। सो आपका टोटल वोल्टेज आप कैसे दोगे, टोटल वोल्टेज दोगे बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है जी। अच्छा, टोटल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस अगर हम निकालना चाहें तो वोल्टेज कैसे आएगा, वोल्टेज आएगा यूजिंग Q अपॉन C। ठीक है जी। तो वोल्टेज आएगा यूजिंग Q अपॉन C, टोटल वोल्टेज के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है जी। इसी तरह वोल्टेज 1 चार्ज 1 अपॉन कैपेसिटेंस 1, इस तरह का चार्ज 2 अपॉन अपॉन कैपेसिटेंस 2 और फिर चार्ज 3 अपॉन कैपेसिटेंस 3। मजे की बात क्या है, हमने कहा था Q2 QT Q1 Q2 Q3 सब बराबर है, तो कैंसिल 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 कैंसिल, फॉर्मूला आ गया हमारा 1 अपॉन CT विल इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा, कैपेसिटेंस वाली आती है तो इसकी डेरिवेशन जरूर एक दफा देख लीजिएगा एग्जाम में करने से जाने से पहले। अच्छा, फिर इधर आ जाते हैं, सिमिलर टू लास्ट क्लास का सवाल। अ स्टूडेंट हैज 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स है, ईच ऑफ 20 माइक्रोफैराड्स। ड्रॉ सर्किट डायग्राम्स वन इन ईच केस टू शो हाउ द स्टूडेंट में कनेक्ट सम और ऑल। मतलब अब सारे इस्तेमाल नहीं करने, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। टू प्रोड्यूस कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ 60 माइक्रोफैराड्स। तो 20 माइक्रोफैराड के 4 इस्तेमाल करते हुए या 4 से कम इस्तेमाल करते हुए, हाउ विल आई गेट 60 माइक्रोफैराड्स। 3 capacitors in parallel. Very good. So we shall be keeping 3 capacitors in parallel. Yes. So इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, ये आ गया। ये वाला अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर ये कैसे करते हैं, बच्चा ये ट्रायल एंड एरर के थ्रू करते हैं। ठीक है, यू विल हैव टू डू ट्रायल एंड एरर। लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, वो इतना ज्यादा नहीं देता कैपेसिटर्स एक दफा में साथ के साथ ही करने को, तो बस ये थोड़ा सा ट्रायल करनी है, करना पड़ेगा। अच्छा, 15 माइक्रोफराड, 15 माइक्रोफराड कैसे बनाओ, और ये 20, ये 20, ये 20। अच्छा, आई ड्रॉ दिस वन फॉर यू। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा जब मैं क्या करूंगा, मैं ये 320 वाले पैरेलल में रखूंगा। मैं अगर 320 वाले पैरेलल में रख दूं, ठीक है जी, और उसके साथ क्या करूं, उसके साथ सीरीज में लगा दूं एक अदर 20 माइक्रोफराड वाला। ठीक है जी। तो समथिंग लाइक दिस इफ आई डू, तो ये हो जाएगा। वंस अगेन, नो अदर वे, नो अदर बेटर वे टू डू इट यूजिंग जस्ट दैट। वी डोंट यूज ऑल फोर, राइट। किस में, इसमें पैरेलल वाले में, नो वी आर नॉट यूजिंग ऑल फोर ओवर हियर, हम सिर्फ 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर इधर हम सारे 4 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 20 वाले पैरेलल 3 और एक सीरीज में उनके साथ 20 वाला ये। ठीक हो गया, ये हो गया। वंस अगेन ट्रायल एंड एरर, एक मार्क है, मे बी परहैप्स यू माइट वांट टू लीव दिस ऑफ फॉर द एंड अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है। अच्छा जी, आ जाओ इधर, ये भी नहीं है हमारा कोर्स का पार्ट, और ये भी नहीं है, हटा दो इसको। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। A solenoid is connected in series with a battery and a switch as illustrated in figure 8.1। तो फिगर 8.1 है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है जी, और ये बैटरी और स्विच कनेक्टेड है। ये स्मॉल कॉइल है जिसपे कोई ना कोई करंट इंड्यूस करना चाह रहे हैं हम। A small coil connected into a sensitive ammeter is situated near one end of the solenoid. As the current in the solenoid is switched on, there is a changing magnetic field inside the solenoid. State what is meant by a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड क्या मतलब होगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। A region or space where a current carrying conductor experiences a force, where a force is exerted on a magnetic pole। ठीक है जी, तो you can write 4 things over here। A region
or space where a current carrying conductor or moving charge placed perpendicular to the field experience of force. चीरी to the field experience a force. अच्छा, now जरूरी नहीं है आप मूविंग चार्ज भी लिखो, आप ये लिख दो वेयर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है जी, मिल जाएगा मार्क। आप ये लिख दो वेयर मूविंग चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, उसमें मिल जाएगा। आप ये लिख दो कि अ फेरस मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो भी सही है, उसके लिए परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है। और बस सही है। या फिर एक मैग्नेटिक पोल, जो अहमद ने बोला, कोई एक मैग्नेटिक पोल अगर हम कोई मैग्नेट ले आए तो वो भी एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। अगेन इसके लिए आपको परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज के लिए क्लेरिफाई करना है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। बहरहाल आई विल से कि यूज द करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, बिकॉज वो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है जिससे हमने किया है। जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मासेस वाले चैप्टर, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में यूनिट मास है, तो इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर इज द स्टेपल थिंग दैट वी यूज। अच्छा, on figure 8.1 draw an arrow on the axis of the solenoid to show the direction of the magnetic field inside this solenoid, label this arrow P। ये जो सोलेनॉइड है इसमें कैसे मार्क करूं फील्ड इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। सिर्फ एक डायरेक्शन से ये दिखाना है फील्ड है किस डायरेक्शन में, दैट्स इट। राइट हैंड, सो इफ यू यूज योर राइट हैंड यू कैन सी करंट जो है वो कॉइल में यूं है, ठीक है। सो ये इधर से अंदर जाता है पेज में, इधर से बाहर आता है। सो दिस इज लाइक इन दिस डायरेक्शन, राइट हैंड इस्तेमाल करना, लेफ्ट हैंड से उल्टा आएगा, ठीक है। राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड कह रहा है ये नीचे आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। सो मेरा नॉर्थ पोल इधर आ गया और मेरा साउथ पोल इधर आ गया। इन साइड ऑफ द सोलोनॉइड बोला है तो इन साइड ऑफ द सोलोनॉइड साउथ टू नॉर्थ जाती है हमारी फील्ड, हमने मार्क कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लेबल दिस एरो पी, ये पी है। As the current in the solenoid is switched on, there is a current induced in the small coil. This induced current gives rise to a magnetic field in the small coil. State Lenz's law. Lenz's law कहता है the induced EMF across the ends of a conductor नहीं हेरा, वो Faraday's law है। The induced EMF across the ends of a conductor is such that it opposes the change producing it। ठीक हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, यूज लेंजेस लॉ टू स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड कॉइल इन द स्मॉल कॉइल, induced current in the small coil on figure 8.1 mark this direction with an arrow inside the small coil, ठीक है जी। तो हमें लेंजेस लॉ के थ्रू क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करनी है इन द स्मॉल कॉइल। सो लेंजेस लॉ को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्मॉल कॉइल में कैसे मार्क करूं जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड। एनी आइडियाज? भाई देखो, अगर नीचे वाले में करंट यूं जा रहे हैं, ठीक है, अगर नीचे वाले में करंट आके देख लो स्मॉल कॉइल में अपवर्ड्स होगा ना, यस अजीन अपवर्ड्स होगा। लेट्स जो है वो मार्क दिस। अच्छा, तो अगर नीचे वाले सोलेनॉइड में करंट यू जा रहे हैं, ठीक है जी, तो इंड्यूस कैसे करेंगे वो करंट ऊपर वाले सोलेनॉइड में, दे विल इंड्यूस ऊपर वाले सोलेनॉइड में यू करंट, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से उसका नॉर्थ पोल ऊपर आ जाएगा, ठीक, उसकी वजह से उसका नॉर्थ पोल ऊपर आ जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है जी। सो द डायरेक्शन इज ऑपोजिट ओनली बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ। मैं ये एस और पी हटा रहा हूं, अब एस और एन हटा रहा हूं, ठीक है, हमें मार्क नहीं करने थे। आपने भी एग्जाम में कि जो बोला हुआ नहीं है एग्जामिनर ने वो मार्क नहीं करना, ठीक है। जैसे एस एन एन, उसने बोला था लेबल करो लाइन को पी, तो इसको पी को हम लेवल करके आए, एस और एन पर हटा दीजिएगा, ठीक है, वरना वो आगे पीछे उसने कुछ दिया हुआ होगा तो फिर कुछ और उल्टी सीधी कहानी हो जाएगी हमारे, ठीक है। तो ये होगा अपवर्ड्स और हम लेंजेस लॉ से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेंजेस लॉ से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लेट्स एक्सप्लेन दी कैसे ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है। तो देयर इज अ चेंजिंग magnetic flux in the coil,
hence EMF is induced. The induced EMF causes currents in the opposite direction that give rise to an opposite magnetic field. ठीक है, बस इसमें इतना लिखेंगे. Actually, the small coil has an area of this much and contains 75 turns of wire. A constant current in the solenoid produces uniform magnetic flux of flux density this much throughout the small coil. The direction of the current in the solenoid is reversed in a time of this much. Calculate the average EMF induced in the small coil. काफी दफा किया हुआ है. Let's do this जल्दी से. We just did a separate class on this as well. Yes. So E equals to minus d phi by dt. माइनस डी फाई बाई डी टी कैसे निकलेगा? माइनस डी एन बी ए अपॉन डी टी. क्योंकि एन और ए कांस्टेंट है, बाहर खींच के ले आओ. एन ए इंटू माइनस डी बी बाय डी टी. ठीक है जी. अब डी बी बाई डी टी कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एन ए इंटू माइनस बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी. ठीक है जी. अब प्लग इन कर देते हैं सारी चीजें. एन क्या है? एन इज 75 टर्न्स. एरिया क्या था? 7.0 × 10⁻⁴. BF अच्छा कह रहे हैं 1.4 मिली टेस्ला थी. लेट्स से इफ दिस इज बी आई और कह रहे हैं रिवर्स कर दिया हमने, तो BF क्या हो गया? वो हो गया -1.4. ठीक है, ये बी आई है. सो -1.4 माइनस बाहर -1.4 इंटू 10⁻³ -1.4 इंटू 10⁻³. ठीक है जी. ये बी फाइनल -1.4 माइनस फॉर्मूला का पार्ट बी इनिशियल 1.4 मिली टेस्ला था, तो मैंने वो भी लिख लिया. डेल्टा टी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं 0.12 सेकेंड्स. ठीक है जी. ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ. वेट, देर हो जाएगी हमें. सो इसका आंसर जो है वो आ रहा है 1.225 इंटू 10⁻³ 1.225 into 10⁻³ So we shall write this to two significant 1.2 into 10⁻³ volts. ये हो गया हमारा ये वाला आंसर. ठीक है जी. अच्छा, NMRI अब कोर्स में नहीं है. ठीक है जी. मुबारक हो, एक और सवाल काटना पड़ गया हमें. अब आ जाओ इधर. A bridge rectifier contains 4 diodes. The output of the rectifier is connected to a resistor R as shown in figure 10.1. ठीक है जी. The variation with time of the input EMF E to the rectifier is given by the expression E equals to 15 cos 210t. ठीक है जी. Where t is measured in seconds and E is in volts. The variation with time t of the potential difference V across resistor R is shown in figure 10.2. Rectified voltages सारा positive peaks में आ गया. Determine the maximum potential difference V max across resistor R. How do I work out the maximum potential difference across resistor R? आज़ेन कह रहे हैं 15. Does everyone agree 15 आएगा वो? I believe Azin is correct. ऐसा क्यों? Because E will equals to E naught cos omega t. ठीक है जी. सो E naught दिस इज द मैक्सिमम E की वैल्यू जो आ सकती है, तो इसका मतलब 15 वोल्ट मैक्सिमम है जो आ सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द टाइम इंटरवल टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बिटवीन टाइम t1 एंड t2. टाइम t1 एंड t2 ये दिया हुआ. अच्छा, ये क्या थी? ये थी ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन. ये इनपुट ईएमएफ था. ठीक है जी. दिस वाज ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन. ये ग्राफ यानी बना हुआ, ये रेक्टिफाइड बना हुआ है इसका. ठीक है. अच्छा, T1 और T2 के दरमियान की बोल रहे हैं. सो दिस मस्ट बी समथिंग. असल जो वेव थी वो कुछ ऐसी थी. असल वेव जो थी वो कुछ ऐसी थी. ठीक है. इट वाज लाइक दिस, इस तरह से कुछ जा रही थी. ठीक है. इसको ध्यान में रखिएगा कि ये असल वेव जो थी वो ये थी. नाउ इफ यू सी, आपको ये नजर आ रहा है कि असल वेव जो है, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस विद रेड. ठीक है. इसको रेड से कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए सबको. असल वेव को अगर देखने जाओगे तो इट्स बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. इधर से यूं जाती है, फिर इधर जाती है, इधर गई, फिर ये इधर आई, और फिर ये इधर आई. ठीक है. तो ये एक साइकिल और ये 2 साइकिल, ये 2 टाइम पीरियड के बराबर होगा.
T1 और T2 के बीच में गैप, ठीक है जी। और टाइम पीरियड कहां लिखा हुआ है, यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ आपको 210। सो व्हाट डू वी नो दैट ओमेगा इज 210, 2 pi over t will equals to 210, t equals to 210 over 2 pi, ठीक है जी। अब हमें क्या पता है, हमें पता है T1 और T2 के बीच में दो टाइम पीरियड आ रहे हैं, तो T1 to T2 equals to 2 into 210 upon 2 pi, so 2 and 2 cancel, 210 upon pi करता हूं, दिस इज 2 pi upon 210, 2 pi upon 210, ये आ गया, ये इधर आ रहा है, बस इधर इसको चेंज करना है, 2 into 2 pi upon 210, yes, sorry 0.05984, and this is 0.02 सिग्निफिकेंट लिखना था हमें, राइट। 2 सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, ये कौन बताएगा? 0.060, वेरी गुड, 0.060, अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, इधर आ जाओ, स्टेट 3 पीसेस ऑफ एविडेंस provided by the photoelectric effect for a particulate nature of electromagnetic radiation। तो ऐसी कौन सी 3 ऑब्जर्वेशंस थी जिससे पार्टिकुलेट नेचर प्रूव हो रही थी, ठीक है, किस किस को क्या क्या याद है, लेट्स सी। Rate of emission does not depend on intensity, rate of emission only depends on intensity, ये है पॉइंट। changing intensity only changes rate of emission, does not change the energy of the photon। एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, एक हमें वजीहा बोल रही है कि एनर्जी या फिर लेट्स से मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और कुछ याद आ रहा है किसी को? एक अहमद ने बताया, गलत पॉइंटर बताया, उसका सही वाला क्या था कि चेंजिंग द इंटेंसिटी या फिर लेट्स से इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी while keeping frequency constant only changes या only increases rate of emission, right? और कोई चीज याद आ रही हो किसी को भी? और क्या क्या चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, एक तो ये कि electrons are only emitted when light frequency is above threshold frequency, it's above threshold frequency, ठीक है जी, ठीक है वजीहा, आपका पॉइंटर भी सही है। एक और पॉइंटर जो है वो क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटली, राइट। हमने वेव्स में कहा था, वेव्स अगर हम बहुत देर तक डालेंगे किसी चीज पे तो इवेंचुअली उसमें इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही लाइट पड़ती थी उसी वक्त इलेक्ट्रॉन फौरन से निकलता था, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटली या स्पॉन्टेनियसली, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, ठीक है जी। मैं कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूं यहाँ पे, यू कैन राइट एनी ऑफ द थिंग्स ओवर हियर, कोशिश ये करो कि वो पॉइंटर्स याद रखो, ठीक है जी। मैंने मेरे ख्याल से उस स्लाइड में 4 से 5 लिखवाए हैं, उसको एग्जामिनर ने थोड़े और चीजों में तोड़ा हुआ है इधर, ठीक है जी। ये भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो 4 पॉइंटर्स जो है वो ही मेन है, उनको ही तोड़ तोड़ के फिर और चीजें इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसने, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट। ये हमने कहां पे पढ़ा, हमने पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इमिशन ड्रॉप होता है, लेकिन एनर्जी मैक्स इंक्रीज करती है, ठीक है जी। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, राइट, हमने ये भी पढ़ा था, इंटेंसिटी बढ़ाते तो रेट ऑफ इमिशन इंक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज नहीं करती है इलेक्ट्रॉन्स की। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये वही पॉइंटर है ऊपर वाले के जैसा ही है ये। existence of frequency below which no emission of electrons यानी threshold frequency, instantaneous emission of electrons यानी electrons जब threshold frequency हाई कर दो, से हाई कर दो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो फॉरन इलेक्ट्रॉन निकलता है। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी को तोड़ तोड़ के एग्जामिनर ने बहुत सारे कर दिए हैं वो 4 मेन ही, ठीक है, जो देख रहा होगा यहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाले को, उसको तोड़ तोड़ के 4-5 तरीकों से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला और
इंस्टेंट इमिशन, ठीक है जी, वो याद रखने हैं, वो दोज आर द मेन थिंग्स, उसमें तो हम पढ़े भी नहीं थे, विदाउट कैलकुलेशन दोज आर द टू थिंग्स दैट यू कैन प्रूव. The work function energies of some metals are shown in figure 11.1. Sodium, calcium, zinc, silver, ये सारी work function दी हुई. Each metal is irradiated. Irradiated का मतलब क्या है? Shine कर दिया इस पे ये. With electromagnetic radiation of wavelength 380 nanometer. Calculate the energy in electron volt of a photon of electromagnetic radiation of wavelength 380 nanometer. इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पहले छोड़ो, पहले एनर्जी कैसे निकालेंगे? Hc over lambda. E equals to Hc over lambda. Actually, अब H क्या था? H was 6.63 into 10 power minus 34. याद ना हो, go to the data booklet and see. 3 into the power 8 आपकी speed of light. Lambda जो है वो 380 into 10 power minus 9 है. So what is this answer coming out to be? Give me good significance. 4 to 5 significant figures. At least 3 दे देना. 5.2342. 5.2342 into 10 to the power minus 19 जूल्स. ठीक है जी. अब आ जाते हैं कन्वर्जन पे. भाई हमें पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं. तो ये जो बला है 5.2342 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर अपना निकाल लो. तो दिस शैल बी 5.2342 divided by 1.6. It's coming out to be 3.27 electron volts. 2 significant. So 2 significant क्या लिखूं इसको फिर? 3.3, right? अच्छा. Determine which metals will give rise to the emission of photoelectrons. Explain your answer. आपके पास 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गए. वो आपसे पूछ रहे हैं कौन से वाले इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, कौन से वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे जब हम ये शाइन करेंगे उस पर. तो विच वंस विल शो? सबसे पहली चीज तो देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देयर इज अ वर्क फंक्शन. ठीक है जी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? उससे जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? उससे जब कम वेवलेंथ होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. Both can be combined into the last reasoning, that is the work function energy. Work function energy क्या थी? The minimum incident photon energy required to cause the photoelectric effect. ये मिनिमम है. यानी ये लिखा हुआ है सोडियम को 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिनिमम चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. कैल्शियम को 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स चाहिए मिनिमम फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जिंक को 3.6 चाहिए, सिल्वर को 4.3 चाहिए. अभी हमारे पास सिर्फ 3.3 है, तो लास्ट के दो हमें नहीं देंगे. व्हाई? बिकॉज उनको उससे ज्यादा चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. ठीक है जी. सो इट शैल बी सोडियम एंड कैल्शियम. आई होप समझ में आया. सो सोडियम एंड कैल्शियम as their work function energy work function energies are lower than incident energy. बाकी सबको क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने सही बोला था वेरी गुड टू देम. जिन बच्चों ने गलत बोला था उनको क्लियर हुआ? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? कैन एक्सप्लेन अगेन? अच्छा. E equals to HFI minus HFO, राइट? यानी कि कहूं एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी. ठीक है. ये आपकी E max है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. मसला क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ये क्या है? ये फाई क्या है? What is this phi in sodium की केस? What is this phi in calcium की केस? What is this phi in zinc? And what is this phi in silver? बात क्या समझनी है? ये मिनिमम चाहिए. इतनी एनर्जी मिनिमम दरकार है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करें. ठीक है जी. यानी ये जो मेटल्स हैं ये सब कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे? जब इससे ज्यादा उन पे एनर्जी हम डालेंगे. राइट? अगर किसी की 2.4 है, मैं उस पर 2.4 ही डाल दूं तो वो क्या एनर्जी देगा? मुझे जीरो देगा, कुछ भी नहीं देगा, है ना? सो आई नीड एनर्जी दैट इज ग्रेटर. सो अगर मेरे पास 2.4 का है तो 3.3 माइनस 2.4 that will give me some positive value. 3.3 minus 2.9 that will give me some positive value. 3.3 minus 3.6 that gives me a negative value. नहीं हुआ पूरा. जो जितनी एनर्जी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो हम नहीं देंगे फोटो इलेक्ट्रिक आपको. ठीक है. So zinc and silver are therefore not the options. आ जाओ इधर.
photons of wavelength 380 nanometer are incident normally on a metal surface at a rate of this. कितने 7.6 into 14 photons लगते हैं एक सेकेंड में आके. All the photons are absorbed in the surface and no photoelectrons are emitted. जो फोटोन आते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कहानी खत्म. Calculate the force exerted on the metal surface by the incident photons. How do we do this question? Force कैसे निकालूं जो इंसिडेंट है मेटल सरफेस में? Momentum upon time. Very good, Hira. F equals to rate of change of momentum. Mass into acceleration नहीं था क्योंकि मुझे acceleration नहीं था, मुझे mass भी नहीं पता photon का. ठीक है, mass of a photon is like weird. We don't know that. ठीक है जी. अच्छा, change in momentum upon change in time. अच्छा, वो कैसे निकलेगा? जब हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, अब आ जाओ ये फाइनल और इनिशियल मोमेंटम्स पे. फाइनल मोमेंटम क्या है? एब्जॉर्ब हो गई, खत्म हो गई कहानी. फाइनल मोमेंटम जीरो, वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई थी, जीरो. इनिशियल मोमेंटम, कैन वी वर्क आउट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन? कोई फॉर्मूला जो मोमेंटम का सीखा हमने फोटोन का? h upon lambda. So we shall be using h upon lambda over here and then delta t से हम इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है जी. अच्छा, एक कहानी जरा और कर लेते हैं. I'll separate these two things out. ठीक है जी, इसको अलग से थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं. फिर इसको आके करते हैं. पहले ये मोमेंटम अलग से निकाल देते हैं, मोमेंटम इनिशियल वाला. तो 6.63 इंटू 10⁻−34 अपॉन डेल्टा टी क्या है? ओके, नहीं, मोमेंटम इनिशियल यही है, अपॉन लैम्डा 380 इंटू 10⁻−9 एच अपॉन लैम्डा. दिस इज 1.7447. ठीक हो गया. अच्छा, क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप लोग आ जाओ जल्दी से ताकि फिर हम इसको फिर कंटिन्यू करें. into 10⁻−27. ओके जी. अच्छा, ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम आया है एक फोटोन का. ठीक है, कितने आके लग रहे हैं? इतने आके लग रहे हैं. कितने सेकंड में? एक सेकंड में. तो ये हो गया 0 माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी. अच्छा, ना आई नो द मोमेंटम ऑफ वन फोटोन. इसको n नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n नंबर ऑफ फोटोन्स का मोमेंटम आ जाएगा, और टाइम से डिवाइड कर दूंगा जो मुझे दिया हुआ है एक सेकंड में इतने आके लगते हैं. तो लेट्स जस्ट डू दैट. तो कितने हैं? 7.6 इंटू 10⁻14 फोटॉन्स आके लगते हैं. हर फोटोन का मोमेंटम इतना है, और क्या है? टाइम कितना लेते हैं लोग? ये लोग एक सेकंड के हिसाब से दिया हुआ मुझे, तो मैं एक सेकंड ही ले रहा हूं या नीचे. सो व्हाट इज द फोर्स दैट वी आर गेटिंग? ठीक है, एंड ये हकीकत में सबके ऊपर हो रहा है, हम सबके ऊपर हो रहा है. ये जो हम फोर्स निकालने वाले हैं, तो तकरीबन तकरीबन इतनी, तकरीबन क्या, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, नहीं इससे और भी कम होगी जो हमारे ऊपर आके लगती है. ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं. 1.326 इंटू 10⁻−12. 1.326 इंटू 10⁻−12. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू यू. आपके ऊपर एक फोटोन इतना फोर्स कॉज कर रहा है. ठीक है जी, जब भी आपको कुछ फील नहीं होता. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो छोटे से होते हैं, प्यारे से क्यूट से, उनको जरूर ये फोर्स फील होती है, जब भी वो फिर इवेंचुअली निकल के बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज दी हाउ यू विल बी वर्किंग आउट द फोर्स ऑफ अ फोटोन. आ जाओ अब नेक्स्ट पार्ट पे. A sample of radioactive isotope contains n nuclei of isotope at time t. At time t plus delta t, the sample contains n minus delta n nuclei of the isotope. ठीक है, इन्होंने ये n जो है इसको n नॉट बनाया. ठीक है, और डेल्टा n बोला हुआ है कि वो डिके जितने हो गए. डेल्टा t क्या है? जितना टाइम गुजर गया. द टाइम इंटरवल डेल्टा t इज शॉर्ट, बहुत छोटा सा है. यूज द सिंबल्स n delta n t and delta t to give expressions for the average activity of the sample during the time delta t. एक्टिविटी कैसे दूंगा? एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? इट वाज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस हैपनिंग per unit time, so it will be minus delta n upon delta t. ठीक है जी, माइनस क्यों लिखा है? माइनस उसका फॉर्मूला का पार्ट था. So minus delta n upon delta t. The probability of a decay of a nucleus in the time delta t. क्या है probability of decay? कोई ये डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी भी दे, ये भी सही है. ठीक है, अगर कोई यहाँ पे माइनस नहीं दिखे तो भी कोई गलत बात नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके क्या थी? दैट वाज डेल्टा एन अपॉन एन.
ठीक है, ये याद रखनी है सब चीजें। और डिके कांस्टेंट क्या था? इट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम। तो ये है आपका ये, ठीक है जी। सो इट्स डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है जी। सो याद होगा एक्टिविटी मैंने पढ़ाया है माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है जी। अब अगर आपको लैम्डा निकालना होता है वो कैसे निकलता है? वो निकलता है ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। लैम्डा निकालना है तो एक्टिविटी को एन से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्टिविटी क्या थी? एक्टिविटी थी माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, इधर से अपॉन एन, तो ये बन गया माइनस डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है जी। ये इधर लिख दिया मैंने, ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। काफी दफा आते हैं ये वाले सवाल। The isotope polonium is radioactive and decays to form lead. The nuclear equation for this decay is blah blah. ठीक है जी। Data for the nuclear masses are given in figure 12.1. Determine for the decay of one nucleus of polonium 208 the change in mu of the mass. इसका change in mu निकालना है। क्या तरीका था? किसी को याद है? How do I work out the change in mass? Basic minus, which was products minus reactants. Very good. So delta M equals to M of products minus M of reactants. इस तरह से क्यों सिखाया है? क्योंकि फिर मैंने इसके आगे आपको चीजें सिखाई हैं कैसे आप उससे अंदाजा लगाओगे कि ये फीजिबल है कि नहीं है, क्या कहानी है क्या नहीं है। 203.973, सॉरी प्लम्बूम है ना, हाँ प्लम्बूम इज दिस वन, तो ये प्रोडक्ट का है पहला वाला। 43 पूरा पूरा लेंगे, ठीक है, प्लस जो भी नहीं दिया 4.002603, इसमें से रिएक्टेंट का उड़ा दो। रिएक्टेंट क्या था? 207.981245। क्या आ रहा है ये आंसर? ठीक है, म्यू में ही बोला है तो ये मैंने म्यू में ही उठा के डाले, मैंने इसको कन्वर्जन नहीं करी, 1.6627 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। -5.599, -5.599 माइनस आ रहा है, श्योर, ओके थैंक यू, इंटू 10⁻³ मैं इधर पूरी ही ये चीज लिख रहा हूँ क्योंकि ना इन्होंने बोला है कितनी सिग्निफिकेंस बताओ, ना इन्होंने बोला है कुछ, और इन्होंने काफी सारी दी हुई थी तो मैंने भी काफी सारी जितनी मेरे पास आई मैंने लिख दी, ठीक है जी। अच्छा आ जाओ अब इधर, द टोटल एनर्जी इन पिको जूल रिलीज, ठीक है जी। टू पूरा क्लियर हो गया। माइनस में क्यों आया? क्योंकि प्रोडक्ट्स का ज्यादा, सॉरी रिएक्टेंट का ज्यादा है प्रोडक्ट से, जब भी माइनस में आया आंसर। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट के पास मास ज्यादा था और प्रोडक्ट के पास कम गया है, तो इसका मतलब क्या है? बाकी एनर्जी बन गया होगा। तो ये जो मास डिफेक्ट है माइनस में आ गया, यानी प्रूव हो गया कि फिजिबल रिएक्शन था, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। उसका फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या आया है? डेल्टा एम आया है 5.599 इंटू 10⁻³ म्यू में आया है, म्यू को कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। सो 1.66 इंटू 10⁻27। सी स्क्वायर क्या है? वो है 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? 8.36 इंटू 10⁻13 जूल्स। पीको जूल्स क्या होते थे? पीको जूल्स होते थे 10⁻12। तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक आगे ले जाते हैं, तो 0.836 इंटू 10⁻12। ओके जी, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, दे हैवंट गिवन अस एनीथिंग टू राउंड ऑफ स्टिल, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू कीप इट, जितना मेरे पास आया आई एम गोइंग टू कीप इट 0.836। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दैट, मेरे पास कुछ दिया भाई इन लोगों ने अपने लिए राउंड ऑफ करने के लिए। एज आई सेड ये इनफिनिट सिग्निफिकेंस है, ये भी इनफिनिट सिग्निफिकेंस है, ठीक है, तो इसलिए रख रहा हूं ये। The polonium-208 nucleus is initially stationary. The initial kinetic energy of 42He nucleus alpha particle is found to be less than the energy carried in part 2. ठीक है, बोल रहे हैं ये जो एनर्जी आपने निकाली है, ये अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम थी अल्फा पार्टिकल के पास, ये सारी उसके पास नहीं गई है, ये कहीं और भी गई है। तो सजेस्ट टू पॉसिबल रीजंस फॉर द डिफरेंस, ये एनर्जी कहाँ गई? अगर अल्फा पार्टिकल को नहीं गई तो फिर कहाँ गई होगी? अगर सारी हीलियम को नहीं गई तो और कहाँ कहाँ जा सकती है वो एनर्जी? लेड एंड पोलोनियम के ई। सो अच्छा देखो, पोलोनियम को तो जाने से रही, पोलोनियम तो पहले से था ना, पोलोनियम ने डिके किया, अब ये जो प्रोडक्ट साइड पे होगी जो भी एनर्जी होगी सारी इधर से आके प्रोडक्ट साइड में आ गई। अच्छा ना, अगर पोलोनियम पहले स्टेशनरी था, मोमेंटम इनिशियल क्या हो गया? 0 हो गया, ये पोलोनियम वाला है। ये इसको क्या हुआ है? ये दो हिस्सों में टूटा है, एक ये इधर इस तरह से ये बन गया प्लम्बूम, और ये एक बना है He वाला न्यूक्लियस। He वाला सपोज करो यूं निकल गया, ठीक है जी, यस दोनों आ गए हैं रीजंस। He वाला यूं निकल गया तो लाजमी लाजमी प्लम्बूम वाले को यूं निकलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें फाइनल मोमेंटम अभी भी 0 चाहिए।
तो एक तो काइनेटिक एनर्जी मिली है हीलियम को, दूसरी किसको मिली होगी, वो मिली होगी प्लम्बूम को, लेड को। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय लेड टू कंजर्व मोमेंटम, ठीक है जी। तो वो होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है जो अवजिया ने बोली, हो सकती है गामा रेडिएशन हो, इस इक्वेशन में दिखाया हुआ नहीं है, हो सकता है गामा रेडिएशन हो, ठीक है जी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब ये होता है जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी आपकी दिल की ख्वाहिश है, जो भी लिखना चाहो, ठीक है जी। मतलब बहुत ज्यादा गलत चीजें नहीं लिखना, लेकिन यू कैन सजेस्ट, यू कैन से मे बी दिस इज द थिंग। जैसे वो आपसे पूछते हैं कि ये एक ये जो पार्टिकल है इसका इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों नहीं लगा, सजेस्ट। तो आपने लिख दिया, अभी हो सकता है कि ये पॉइंट चार्ज ही ना हो सकता है कि ये इसके साथ कोई और चार्ज हो सकता है ये आइसोलेटेड ही ना हो, तो आप फिर उसमें हो सकता करके बहुत बहुत सारी बकवास लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब वो सजेस्ट का लफ्ज बोलते हो, एक्सप्लेन करो बिल्कुल अच्छी तरीके, तो फिर वो उसके प्रॉपर रीजनिंग दो, ठीक है। कैन इट गेन बाय लेड टू कंजर्व मोमेंटम और मे बी गामा रेडिएशन वाज रिलीज्ड। ठीक हो गया। ये हो गया आपका पूरा पेपर खत्म, मुबारक।